नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही खास स्रोत है। मतलब कोई सरकारी रिपोर्ट या एकेडमिक अध्ययन नहीं, बल्कि एक चिट्ठी। ये आई है झांसी के पास के एक छोटे से गांव करारी से। और ये कोई ऐसा वैसा कागज का टुकड़ा नहीं है। पतला सा है, 2 बार मुड़ा हुआ है, किनारों पर मिट्टी के निशान हैं, जैसे जैसे इसे कहीं दबाकर छुपाकर रखा गया हो। भेजने वाले का नाम नहीं है, बस लिखा है एक श्रोता। और लिखावट भी थोड़ी कांपती हुई सी है। ऐसा लगता है या तो जल्दी में लिखी गई या फिर लिखने वाला किसी गहरी उथल पुथल में था। ये चिट्ठी असल में एक बहुत ही निजी कबूलनामा है। एक कहानी है जिसमें भरोसा तोड़ा गया, छोटी छोटी गलतियां वो बढ़ती चली गईं और फिर अंत में अपराध और शायद पश्चाताप की एक कोशिश भी। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में जिसका जिक्र है। एक अंधेरा कमरा, एक टिमटिमाता हुआ दिया और एक आवाज जो अपने अतीत का बोझ हल्का करना चाहती है। तो चलिए इस पत्र के पन्नों को खोलते हैं, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से राज, कौन सा दर्द दफन है। हाँ, ये दिलचस्प है। इस तरह के गुमनाम पत्र जो होते हैं ना, ये अक्सर गहरे व्यक्तिगत संघर्षों या अपराध बोध का नतीजा होते हैं। और ये हमें उन कहानियों तक ले जाते हैं जो शायद कभी मुख्य धारा की चर्चा में आई ना पाती। यहाँ सबसे खास बात ये लग रही है कि भेजने वाला गुमनाम तो है, पर इसे छिपाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इसे रेडियो के जरिए सब सुने। तो ये सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं है, ये उससे बढ़कर है। शायद अपने किए का सामना करने की या किसी तरह के क्या कहते हैं प्रायश्चित की एक कोशिश भी। अपनी गलती के असर को कम करने की या उसकी भरपाई की एक कोशिश, भले ही वो पूरी तरह मुमकिन ना हो। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम अमित बताया है। जाहिर है असली नाम तो नहीं होगा। वो लिखता है कि उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने उसे हमेशा सिखाया कि सच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन साथ ही वो परिवार की आर्थिक तंगी का भी जिक्र करता है, खासकर माँ की लंबी बीमारी और अस्पताल के बिल, वो बोझ। तो ये एक तरह का विरोधाभास है ना, ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ कठिन सच्चाई। लगता है कहानी की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में एंट्री होती है एक बाहरी आदमी की। शहर से आया एक कॉन्ट्रैक्टर। पत्र में उसका जिक्र भी बड़े मजेदार ढंग से है। नीली घड़ी पहनने वाला, बड़े बड़े वादे करने वाला, सड़कें बनेंगी, काम मिलेगा, और खास तौर पर गांव के मंदिर के पीछे वाली जमीन वो उसे खरीदना चाहता था। और अमित के पिता इस जमीन के सौदे के सख्त खिलाफ थे। हाँ, लेकिन फिर उनकी अचानक मौत हो जाती है। अब ये पिता की मौत और कॉन्ट्रैक्टर का फिर से सामने आना, ये सिर्फ इत्तेफाक था या? खैर, पत्र इस पर कुछ साफ नहीं कहता, लेकिन ये अमित की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ जरूर था। हाँ, पिता नहीं रहे, घर की जरूरतें बढ़ गईं, तो जाहिर है अमित शायद ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा होगा और कॉन्ट्रैक्टर के झांसे में आने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो गया होगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने इसी का फायदा उठाया लगता है। अमित से दोस्ती बढ़ाई, उसे भरोसे में लिया। और भरोसे का ये जाल सिर्फ दोस्ती तक नहीं रुका। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बहन अंजलि से अमित की मुलाकात करवाता है। अमित पत्र में लिखता है कि उसकी हंसी बरसात की बूंदों जैसी थी। दोनों में प्यार हो जाता है। अच्छा। और फिर एक दिन कॉन्ट्रैक्टर अमित से कुछ कागजों पर साइन करने को कहता है, ये कहकर कि इससे माँ की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए कैसे मानवीय भावनाएं, माँ के लिए फर्ज और अंजलि के लिए प्यार, इनका इस्तेमाल किया गया है अमित को अनजाने में एक जाल में फंसाने के लिए। हाँ, ये तो भरोसे का हथियार बन गया। ठीक है। अमित ने शायद नेक नियत से ही माँ की मदद के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए साइन कर दिए होंगे, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो किस चीज पर हाँ कह रहा है। उसे असलियत का पता तब चलना शुरू हुआ जब कॉन्ट्रैक्टर के वादे वाली दुकान वो चली नहीं, घाटे में जाने लगी। और फिर आई वो रात, वो निर्णायक मोड़ जिसका जिक्र पत्र में काफी तफसील से है। अमित ने कॉन्ट्रैक्टर को फोन पर किसी से बात करते सुना। शब्द थे, भूमि साफ हो गई, अमित हमारा आदमी है, बाकी परिवारों को मजबूर करो। ओह। ये शब्द सुनकर जैसा पत्र में लिखा है, अमित का दिल बैठ गया होगा। भूमि साफ हो गई मतलब साफ था, कागजों के जरिए या दबाव डालकर जमीन हथिया ली गई थी। उसने फौरन वो कागज देखे जिन पर उसने दस्तखत किए थे। पत्र के मुताबिक तब उसे पता चला कि उनमें सिर्फ उसकी जमीन नहीं थी, गांव के कई और गरीब परिवारों की जमीनों का भी जिक्र था। तब उसे समझ आया कि ये गांव के विकास की कोई बात नहीं थी,
ये तो एक सोची समझी साजिश थी। और वो एक मोहरा बन गया था। और जब उसने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, सवाल किया, तो जवाब क्या मिला? बेहद रूखा और टालने वाला। जीवन ऐसा ही चलता है, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। ये उस सोच को दिखाता है जहां इंसानी रिश्तों, नैतिकता की कोई कद्र ही नहीं। यहीं से अमित का नैतिक पतन और तेज हो जाता है। वो खुद पत्र में ये मान रहा है। वो लिखता है, फिर मैंने गलतियां करनी शुरू की। पहले छोटी छोटी, शायद दुकान का घाटा पूरा करने के लिए या शायद कॉन्ट्रैक्टर के असर में। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। धोखाधड़ी, हिसाब में गड़बड़ी, नकली रसीदें बनाना, पैसों की चोरी। और वो खुद को तसल्ली देता रहा कि ये सब बस कुछ वक्त के लिए है, अस्थायी है। पत्र में एक लाइन है, झूठ चींटियों की तरह फैलते गए मेरे अंदर और बाहर। बहुत मार्मिक है ये। नकारात्मक पहलू कहते हैं, कुछ वैसा ही लगता है। एक छोटा सा समझौता इंसान को बड़े अनैतिक काम करने के लिए तैयार कर देता है, खासकर जब सामाजिक आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा हो, जैसा इस पत्र से और दूसरी टिप्पणियों से भी लगता है। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई और झूठ। बिल्कुल। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने उसे धोखेबाजी के दायरे से निकालकर एक संगीन जुर्म की तरफ धकेल दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अमित की बनाई कुछ नकली रसीदें पकड़ ली। अच्छा। गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और शायद धमकाया भी। पत्र में अमित लिखता है कि वो बहुत डर गया था। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा। घबराहट में, पकड़े जाने के डर से उसने गार्ड को धक्का दे दिया। धक्का शायद बचने के लिए दिया हो या सिर्फ डर के मारे, पत्र ये साफ नहीं करता। लेकिन नतीजा भयानक हुआ। गार्ड गिरा, उसके सर पर गहरी चोट आई और उसकी मौत हो गई। अनजाने में हुई हत्या थी, मगर हत्या तो हत्या है। पत्र के इस हिस्से में अमित की भाषा बदल जाती है। उसमें एक दहशत सी महसूस होती है। वो लिखता है कि वो वहां से भाग गया। लेकिन भागने से सच कहाँ छिपता है? अंजलि, जिसके प्यार ने शायद उसे इस रास्ते पर पहला कदम रखने में मदद की थी, उसे इस घटना का पता चल गया। हाँ, शायद उसने कुछ देखा था या बाद में पता चला। पत्र में अमित लिखता है, उसकी हंसी कांच जैसी ठंडी हो गई। अंजलि ने उससे कहा, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानती थी, और वो उसे छोड़कर चली गई। ये भी तो अपराध का ही नतीजा था। हाँ, जिसने न सिर्फ एक जान ली बल्कि प्यार और भरोसे को भी खत्म कर दिया। अपराध इंसान को अंदर से बदल देता है। तो अब अमित अकेला है। अपराध बोध, डर, पछतावा, टूटे रिश्ते, इस सारे बोझ के साथ। और इसी अकेलेपन में वो ये चिट्ठी लिख रहा है। वो सब कुछ कबूल करता है। जमीन की साजिश में अपनी भूमिका, धोखाधड़ी और गार्ड की मौत का सच। वो चोरी किए गए पैसे लौटाने का वादा भी करता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ तमुलनामे पर नहीं रुकता। वो प्रायश्चित के लिए एक योजना भी बनाता है। मारे गए गार्ड के परिवार के लिए एक ईमानदार फंड बनाने की बात करता है। अपनी माँ से गांव में आम का पौधा लगाने को कहता है। हाँ, ये आम का पौधा, ये क्या सिंबल है? क्या मतलब है इसका? क्या ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश है, या शायद उस जमीन पर कुछ अच्छा उगाने की इच्छा, जहां अतीत की कड़वी यादें दबी हैं? हाँ, हो सकता है। मूल रेडियो प्रसारण करने वाले ने भी इस प्रतीक पर सोचा था। शायद ये उन हड्डियों का भी जिक्र है जो नीचे दबी हो सकती हैं। और अंत में पत्र का सबसे नाटकीय हिस्सा, अमित लिखता है कि वो करारी गांव छोड़ देगा और खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। क्या वो सच में ऐसा करेगा? ये बड़ा सवाल है। पत्र लिखते वक्त उसका इरादा शायद पक्का रहा हो, लेकिन क्या वो इस पर अमल कर पाएगा? और उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ? क्या वो अपनी नीली घड़ी पहने कहीं और ऐसे ही वादे कर रहा होगा? बिल्कुल। ये सवाल पत्र के अंत में अनुत्तरित रह जाते हैं। जैसा कि मूल प्रसारणकर्ता ने भी कहा था, ये कहानी सिर्फ एक आदमी के गिरने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करारी कदी जैसे ना जाने कितने गांव, कितनी जगहों की कहानी है, जहां जरूरत और लालच के बीच की लकीर बहुत बहुत पतली होती है। हाँ। जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद लोगों को ऐसे रास्तों पर धकेल सकती है जहां सही गलत का फर्क धुंधला जाता है। हाँ, जमीन जो अक्सर भविष्य का प्रतीक होती है, वही यहाँ झगड़े और अपराध की जड़ बन जाती है। और उस गार्ड की मौत, एक बेवजह की ट्रेजेडी। दो लोगों के अपने अपने डर, अपने अपनी मजबूरियां, और जान एक निर्दोष की चली गई। ये कहानी, जैसा मूल स्रोत कहता है, सनसनी के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने के लिए है कि हमारे समाज में विकास के नाम पर क्या क्या होता है और हमारे छोटे छोटे फैसलों का दूसरों की जिंदगियों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। संघर्ष क्या है? ये पत्र एक व्यक्ति के अंदर के नैतिक संघर्ष को दिखाता है। उसके पिता के आदर्श, सच सबसे ऊंची इमारत है, और उसकी अपनी इमारत,
जो झूठ और अपराध की नींव पर खड़ी थी और ढह गई। लेकिन अगर इसे हम बड़े दायरे में देखें हाँ, तो ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्वीकारोक्ति का मतलब क्या है। क्या सिर्फ मान लेना, कह देना काफ़ी होता है? क्या गार्ड के परिवार के लिए एक फंड उस नुकसान की भरपाई कर सकता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता? नहीं, शायद नहीं। ये अपराध बोध के वजन और प्रायश्चित की मुश्किल राह को दिखाता है। और सामाजिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर ये कहानी उन हालात पर रोशनी डालती है जहां बाहरी ताकतें, जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर, वो लोगों की कमजोरियों और ज़रूरतों का फायदा उठाती हैं। ये सवाल उठाती है कि कैसे आर्थिक दबाव और एक बेहतर जिंदगी की चाह लोगों को ऐसे समझौते करने पर मजबूर कर सकती है जिनके नतीजे भयानक होते हैं। जिंदा रहने की जद्दोजहद और पाप के रास्ते पर चलने के बीच की वो महीन रेखा उन लोगों के लिए कितनी धुंधली हो सकती है जिनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते। अमित ने अपनी सच्चाई दुनिया को बताने के लिए ये पत्र लिखा, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है। क्या सिर्फ कबूल कर लेना काफी है? असली जवाबदेही का क्या मतलब है, खासकर जब किसी की जान चली गई हो? उस ईमानदार फंड का उस परिवार के लिए क्या मोल होगा जिसने अपना कमाने वाला खो दिया? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर ऐसी परिस्थितियां बनने से रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, जहां लोग इतने बेबस और मजबूर महसूस करें कि उन्हें ऐसे रास्ते अपनाने पड़े। सोचने और शांत स्वर में उस कमरे में जलता दिया शायद बुझ गया हो, जैसा चिट्ठी में लिखा था, लेकिन ये सवाल ये हमारे जहन में जलते रहने चाहिए।